हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और चीज़ों को आप लोग सिस्टमेटिक वे में देख रहे होंगे, ठीक है। जो लेक्चर्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों के लिए जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं इस तरीके से, तो चीज़ों को पढ़िए, समझिए, ताकि आप लोगों को आगे चल के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बताया था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैंने स्टार्ट की थी, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में लास्ट मैंने बताया था आपको हाइपर कंजुगेशन के बारे में। आज जो नेक्स्ट है आपके पास में, हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये इफेक्ट तो सभी को आता है, ठीक है। कहीं पे कई बच्चों को हाइपर कंजुगेशन वगैरह देखने में दिक्कत होती है, बट इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो हर स्टूडेंट्स कर लेता है। उसे पता होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, सिंपल आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो सभी को पता है। इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा मैं, डिटेल में जीओसी का जब लेक्चर बनाऊँगा उसमें डिस्कस करूँगा, बट सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा आपका सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था कि कोई भी फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कार्बन पर, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे होता है। अब सर ये लगता कैसे है, देखिए, हाइपर कंजुगेशन आपका तब लगेगा जब अल्फा हाइड्रोजन होगा। कंजुगेशन तब होगा जब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा होगा, कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा होगा। क्योंकि कंजुगेशन में क्या होता है, आपका कंप्लीट ट्रांसफर होता है। सिग्मा इफेक्ट जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है आपका, ये हमेशा लगने वाला है, ये हमेशा लगेगा, ठीक है। कोई स्पेशल केस नहीं है इसके लिए, ये हमेशा लगेगा। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी ऐसा ग्रुप जो इससे लग जाए, कोई भी ऐसा ग्रुप जो इससे लग जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या हो, कम हो। फिर से सुनना, ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, फिर से बोल रहा हूँ मैं कि कार्बोकेटाइन वो स्पीशीज़ है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। और अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूँ जो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, कोई ऐसा ग्रुप लगा दूँ जो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर दे, तो उससे क्या होगा कि ये कार्बोकेटाइन जो है स्टेबलाइज करेगा। अब उसके लिए क्या तरीका है कि जो भी मैं यहाँ पर ग्रुप लगाऊँ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम हो, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, इससे कम हो। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका एक वेरिएबल फैक्टर है जो चेंज होता रहता है। जैसे कार्बन, यहाँ पे भी आपको कार्बन दिख रहा होगा, यहाँ पे भी कार्बन दिख रहा होगा, लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होने की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है वो आपका वेरी करता रहता है। तो अभी इस केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस कंपेरिजन टू इसके, ठीक है। अब जो कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ पे, जो कि ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगी। प्लस आई इफेक्ट से आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगी। अगर प्लस आई इफेक्ट आपका बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यूजुअली आपकी इंक्रीज करेगी। सो दिस इज योर वेरी सिंपल थंब रूल। नाउ आगे देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसको लगाएंगे। तो देखिए आप CS3 CS2 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 पॉजिटिव, एक ग्रुप ही आपके पास में, ठीक है, बढ़िया सर। एक आपके पास में CS3 CS2 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 पॉजिटिव, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में देखें तो एक कॉमन बात देखेगी कि यहाँ पे भी आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन क्या है आपका 2 है, और यहाँ पे भी आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर भी आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन 2 है। तो यानी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स तो सेम बनेंगे। तो वी कैन नॉट डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन दिस केसेस विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन फैक्टर, ठीक है। क्योंकि सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन जो आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है आपके सिमिलर अमाउंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डेड है। बट देन हाउ वी कैन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन दिस केसेस। तो यहाँ पर देखिए बेटा, आपका यहाँ पे आपके पास में 3 ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे आपके पास में 3 ग्रुप लगे हैं। और जैसा कि आपके पास में आई इफेक्ट जो होता है, ये तो हमें पता ही है सर, ये तो हमें पता ही है। आई इफेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, इट इज़ एन एडिटिव प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी है दोस्तों, दिस इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ एन एडिटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, है ना। एक ऐसी प्रॉपर्टी आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन एटम की चेन है, तो इस पर प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेगी,
ठीक है, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास में अगर हम देखें तो इस कार्बन से आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा अटैच्ड है। तो यानी जैसे कि एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो हर एक कार्बन क्या करेगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इस कार्बोकेटाइन के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास में ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है। फिर से समझा रहा हूँ, देखिए दोनों के केस में अल्फा हाइड्रोजन आपके सेम है, दोनों स्टेबिलिटी को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे नहीं समझा सकते। तब देखेंगे क्या हम लोग, तब देखेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ जाएंगे। अब सर इंडक्टिव इफेक्ट में भी इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, तो इसके लिए देखिए कि जहाँ पे ज़्यादा डोनेशन हो रहा है, ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आपके डोनेट करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास में जो इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज़ एन एडिटिव प्रॉपर्टी, ये जुड़ने वाली प्रॉपर्टी है। तो यहाँ अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एटम जो डोनर एटम्स हैं वो ज़्यादा है, तो इन कंपेरिजन टू क्या होगा, इन दोनों के कंपेरिजन में आपका दिस कार्बोकेटाइन स्पीशीज विल बी मोर स्टेबलाइज देन दैट ऑफ दिस वन। ओके, तो जहाँ पे आपको सेम, जब आपके पास में कब आपको इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है, अगर वहाँ पे आपका एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, अगर वहाँ पे आपके पास में कंजुगेशन या रेजोनेंस नहीं है, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट नहीं है ना। उसी तरीके से जहाँ पे आपके पास में हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है या सेम स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास में, हाइपर कंजुगेशन नहीं है यहाँ पे, या फिर वहाँ पे क्या आपका सेम कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, उस केसेस में आप फिर किस पर आओगे, आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट पर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर के बेसिस पे हम किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को समझ सकते हैं, एस कैरेक्टर के बेसिस पे हम किस तरीके से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नाउ वी हैव एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर के लिए समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए आप लोग कि जितना ज़्यादा आपके पास में एस कैरेक्टर होगा उतना कम क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब सर ये कैसे होगा, ऐसे होगा बच्चों कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, या ये बोल सकते हो आपकी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और कार्बोकेटाइन में क्या आपके पास में पॉजिटिव स्पीशीज़ है, तो इससे क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है आपका, यानी एस कैरेक्टर बढ़ गया है आपका, तो पॉजिटिव स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी डाउन कर जाएगी। इसको समझने के लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर हम इसकी बात करें CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है, फिर इसकी बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, अब इसकी बात करें हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। इन तीनों में अगर हम लोग स्टेबिलिटी को समझना चाहें तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर है, बट मैं ऑन द बेसिस ऑफ एस कैरेक्टर आपको समझाना चाहूँगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास में कैसा है, ये आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली आपने, तो देख लीजिए जिन बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं पता यहाँ पे, तो यहाँ पे H है, काउंट द सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा यानी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए अगर आप लोग, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये सिग्मा सिग्मा और 1 पाई 1 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए 3, यानी 3 सिग्मा यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास में क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव, यानी कितने सिग्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे आपके पास में 2 सिग्मा इन्वॉल्व है ना, सिग्मा और सिग्मा पाई ना, तो 2 सिग्मा यानी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में s कैरेक्टर बढ़ रहा है, और जब भी आपका s कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोनेशन, अच्छा डोनेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाने की वजह से इतना अच्छा डोनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे अच्छा डोनेशन होगा। इसकी वजह से जैसे जैसे आपका एस कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी एस कैरेक्टर बढ़ने पर स्टेबिलिटी भी आपकी, एस कैरेक्टर बढ़ने पर डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डोनेशन टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा, देन ये होगा, और सबसे लीस्ट स्टेबल वो वाला होगा। ओके, तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर था ऑन द बेसिस ऑफ एस कैरेक्टर। तो याद रखिएगा जहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगी आपकी, कम होगी। नाउ मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रिंग में देखिए कि रिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है। एस कैरेक्टर से हम लोग रिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे आपके पास में कार्बोकेटाइन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, ये हमारे पास में 4 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पे हमारे पास में 3 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें स्टेबिलिटी देखना। देखो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट जान के। कॉन्सेप्ट क्या है देखना, कि जितना अंदर का बॉन्ड एंगल होगा ना, जितना कम अंदर का बॉन्ड एंगल होगा ना, मिनिमम इनर एंगल, इनर बॉन्ड एंगल यानी रिंग का एंगल, मिनिमम बॉन्ड एंगल ऑफ
ring maximum will be p character, maximum will be p character inside, maximum will be p character inside। अंदर की तरफ क्या होगा, उतना ही ज़्यादा p कैरेक्टर होगा अंदर की तरफ में, ठीक है। जितना अंदर बॉन्ड एंगल कम, यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री हो गया, इधर को जा रहे हैं तो हम लोग अंदर का बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, यहाँ जाने पर क्या हो रहा है आपका अंदर का बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ कर रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। यहाँ जाने पर आपका बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज़ कर रहा है, अंदर का बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर अंदर का बॉन्ड एंगल कम होगा तो अंदर पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, मोर एस कैरेक्टर विल बी आउटसाइड, मोर एस कैरेक्टर विल बी आउटसाइड। सिंपल सा स्टेटमेंट है, याद रखिए, ध्यान रखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जब रिंग से मैं स्टेबिलिटी को बता रहा था कि जो ये बॉन्ड होता है इसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, यानी बाहर की तरफ जो बॉन्ड जो होगा आपका, जिस ऑर्बिटल में कार्बोकैटायन होगा वहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो अगर अंदर का बॉन्ड एंगल कम है तो बाहर आपका एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इधर 60 डिग्री है तो यहाँ पे पी कैरेक्टर ज़्यादा है इस बॉन्ड के अंदर में, लेकिन इसके बाहर जहाँ कार्बोकैटायन प्रेजेंट है बाहर के ऑर्बिटल में, वहाँ पे मोर एस कैरेक्टर होगा। और अगर एस कैरेक्टर बढ़ जाता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर मैं इसको समझना चाहूँ, इसको इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक आप बोल सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोल सकते हो कि एस कैरेक्टर ऑफ कार्बोकैटायन, एस कैरेक्टर ऑफ कार्बोकैटायन ऑर्बिटल डिक्रीजेस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अदर मिनिमम बॉन्ड एंगल ऑफ रिंग मैक्सिमम विल बी पी कैरेक्टर इनसाइड, इनसाइड ज़्यादा पी कैरेक्टर होगा, ठीक है। लैंग्वेज में जाना, बस बातों को समझना मेरी। मोर एस कैरेक्टर विल बी आउटसाइड, और बाहर क्या होगा आपका, मोर एस कैरेक्टर होगा। कहने का मतलब है यहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा है, देन यहाँ उससे कम हो जाएगा, उनसे कम यहाँ हो जाएगा, और सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल होगा, जहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है वहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब जहाँ आपका एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि एस के कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आइदर कंजुगेशन में भी अगर आपका एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। या डोनेशन में भी एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अभी तक मैं आप लोगों को बता दूं हमने स्टेबिलिटी के बारे में कैसे कैसे जाना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेंगे, सबसे पहले आपका डांसिंग रेजोनेंस बताया था, देन मैंने आपको बताया था एरोमेटिसिटी के बारे में, देन आपको प्लस एम प्लस आर इफेक्ट के बेसिस पे, देन मैंने आपको पढ़ाया है हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट के बेसिस पे, देन हम लोग ने अभी समझा इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। अब इंडक्टिव इफेक्ट में नेक्स्ट जो आपका स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करवाता है दैट इज़ माइनस आई। तो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कि सबसे कम स्टेबिलिटी को कौन प्रोवाइड कराएगा। तो अगला जो इफेक्ट है आपका दैट इज़ माइनस आई इफेक्ट। किसके बेसिस पे देख रहे हैं हम लोग, माइनस आई इफेक्ट। तो जैसे प्लस आई में क्या हो रहा था, कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, यहाँ पे उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपके पास में माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यानी आपके पास में जितना आपके पास में ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना कम क्या होगी आपकी स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की। अब माइनस आई इफेक्ट में होता क्या है कि देखो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि आपके पास में यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई एक ग्रुप लग गया, मान लो ये जी ग्रुप लग गया, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर हो गई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कार्बोकैटायन से अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। और जब ये कार्बोकैटायन को खींचेगा अपनी तरफ से तो उससे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे आप, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतनी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है जैसे जैसे हम लोग क्या लगते हैं, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं ऑर्डर लिख के दे देता हूँ आपको माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप्स का। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास में सीरीज़ है किसकी, माइनस आई इफेक्ट की। सबसे ज़्यादा आपके पास में स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट आपका NF3 दिखाता है, देन NR3+, देन NH3+, NO2, CN, ठीक है, सल्फर ग्रुप है ना, सल्फोनिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड देन आपके पास में ईस्टर ग्रुप हो गया आपके पास में, देन आपके पास में ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया आपके पास में,
एल्काइन हो गया, देन आपके पास में बेंजीन हो गया, देन आपके पास में विनाइल ग्रुप हो गया और लास्ट में क्या हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया। तो पूरी सीरीज़ आपकी हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में बनी है। अगर इन तीनों में देखें तो यहाँ पे आपके पास में sp हाइब्रिडाइजेशन है और sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, यानी खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने पर माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने पर माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है। उसके बाद इसमें देखिए तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे आपके पास में sp2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके पास में sp2 ग्रुप्स लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे भी आपके पास में sp2 ग्रुप है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ sp2 ग्रुप के आपके ज़्यादा है। तो यानी जैसा मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट एक है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपका ये है। नाउ लास्ट इज योर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम डिस्टेबलाइज कर पाएगा। ठीक है, यानी सबसे कम उसका माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, वैसे यूजुअली कार्बोकेटाइन के केस में हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है। नाउ जो नेक्स्ट केस है जिससे हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को समझते हैं, या ये कह लो कि वो फैक्टर्स हैं जो आपके डिस्टेबलाइज ज़्यादा करेंगे। तो नीचे की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं, पीछे की तरफ हम जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी को कम स्टेबलाइज करते हैं। दैट इज़ रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। दैट इज़ रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। दैट इज़ रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, दैट इज़ रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के केस में क्या होता है आपके पास में, इसको हम लोग माइनस एच इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन प्लस एच था, प्लस एच, या फिर क्या हो सकता है आपका माइनस एच इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए होता कैसे, इस तरीके से होता है कि मान लो यहाँ पे आपके पास में एक ये आपके पास में एलाइल सिस्टम है और इस एलाइल सिस्टम में यहाँ पे आपके पास में एक्स ग्रुप लगा हुआ है। जो बच्चे नए हैं पहली बार सुन रहे हो तो मैं उसको बता दे रहा हूँ, एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, यूजुअली आपके पास में क्लोरीन को लेते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे भी पाए गए जहाँ पे आपके पास अदर हेलोजन ग्रुप्स भी हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑथर लेकर चलते हैं क्लोरीन को लेकर के। ठीक है, लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल पाए गए हैं जहाँ पे आपके पास में अदर हेलोजन ग्रुप्स हैं। तो इट कुड बी योर फ्लोरीन, इट कुड बी क्लोरीन, इट कुड बी ब्रोमीन एंड इट कुड बी योर आयोडीन। ये आपके पास में हेलोजन ग्रुप हो सकता है यूजुअली। ठीक है, मैं फिर आपको बता दूं, कुछ बच्चों को मतलब जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिक बुक्स में आपका क्लोरीन को मान के चलता है, लेकिन एडवांस कुछ किताबें हैं जिनमें आपके पास में अदर हेलोजन ग्रुप्स को भी उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, बॉन्ड है यहाँ पे, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग भी होगा ऑर्बिटल। ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकलता है। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या हो रहा था, सिग्मा से वेकेंट पी इलेक्ट्रॉन के जा रहे थे, यहाँ से आपके पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, यानी इनको इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर निकल रहे हैं, तो यानी इस तरीके से स्ट्रक्चर जनरेट कर रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो एक केस में जहाँ पे हम लोगों ने प्लस एच पढ़ा था, प्लस एच में सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के केस में माइनस एच के इफेक्ट के केस में आपके पास में क्या होता है, माइनस एच इफेक्ट के केस में आपके पास में हेलोजन ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएगा। और कैसा सिस्टम होगा, ये सिस्टम आपका एलाइलिक सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा, ये एलाइल टाइप सिस्टम होगा, यानी वो जो आपका sp3 से अटैच्ड होगा, ये कार्बन जो आपका sp3 से अटैच्ड होगा और ये वाला जो कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन जो होगा इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो ऐसे केसेस में आपका रिवर्स हाइपर कंजुगेशन पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास में मान लो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास में क्लोरो ग्रुप लग रखा है, यहाँ पे CH2 प्लस है और यहाँ पे आपके पास में CH मान लो CCl3 लगा हुआ है। तो क्या करेगा यहाँ से, अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्पीशीज बन गई है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गई है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर यहाँ से निकल रहा है इस तरीके से। ठीक है, इनका कोई ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई आइसोलेशन नहीं है, बस एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो फैक्टर्स को समझाने के लिए क्या करते हैं, डिस्क्राइब किए जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके, दीज आर हाईली अनस्टेबल, दीज आर हाईली अनस्टेबल।
क्योंकि पहले ही कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज था, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, अब पॉजिटिव चार्ज और भी नज़दीक आ गए, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास जनरेट हुआ, दिस इज़ हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन की वजह से, यानी -H इफेक्ट आपका बढ़ता है, अगर -H इफेक्ट आपका बढ़ता है यानी रिवर्स हाइपर कंजुगेशन बढ़ता है आपका, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा -I इफेक्ट और एक पढ़ा हम लोगों ने -H इफेक्ट। ठीक है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन की वजह से किस तरीके से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है जिससे हम लोग स्टेबिलिटी को समझाते हैं, या ये बोल सकते हो आप लोग, जो आपका लेस स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, दैट इज -M इफेक्ट या -R इफेक्ट। तो स्टूडेंट होता क्या है, देखिए -M या -R इफेक्ट में, तो सपोज करके आपके पास में एक ग्रुप लग गया यहाँ पे, जहाँ पे ये CH2+ है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में मैंने एक साइनो ग्रुप लगा दिया। तो ये जो साइनो ग्रुप है आपका, ये साइनो ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा और क्या फॉर्म करेगा आपका अगला स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, वो ये देखिए कि अगेन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ रहा है, अगेन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, वो हाईली अनस्टेबल है। जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका जनरेट हो रहा है यहाँ पे, इट इज़ हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू आर सीइंग हियर। तो इससे हो क्या रहा है आपका कि जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी और भी डिक्रीज कर रही है। ओके, तो अगर मान लो ऐसा कोई ग्रुप लगा दें हम लोग कार्बोकेटाइन स्पीशीज़ पर, जिसका -R इफेक्ट है, या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है सिस्टम से, उस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, तो स्टेबिलिटी को और भी कम करेगा। तो यूजुअली क्या करेगा, इट विल destabilize the carbocation, it will destabilize the carbocation। ठीक है, it could be NO2 group, it could be carbonyl group, it could be सल्फॉक्सी ग्रुप, है ना, डिफरेंट ग्रुप्स आपके हो सकते हैं। जो ये नाइट्रो ग्रुप हो गया आपका, डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं जो इस तरीके का इफेक्ट आपका शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में बच्चों, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, या विच वन इज़ मोर स्टेबल, एक मैंने लगा दिया NO2 यहाँ पे और एक लगा दिया मैंने NO2 यहाँ पे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर अपना आंसर दीजिए, फिर आप देखिए कि मैं क्या एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, इन दोनों में आपका ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। एंड रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न ये है कि जो NO2 ग्रुप है आपका, इट विल शो -I इफेक्ट, इट विल शो -I इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं, हम क्या जानते हैं पहले, हम ये जानते हैं कि जो आपके पास में रेजोनेंस इफेक्ट होता है या मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है मेनली, है ना। मेनली कहाँ पे होता है आपका, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और ये जो पोजीशन है आपकी, कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये, मेटा पोजीशन। ठीक है, तो रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड mainly at ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे बेटा इस केस में क्या होगा, NO2 में, इस केस में आपके पास में जो NO2 है, इट विल शो -M या -R इफेक्ट, इट विल शो योर -M या -R इफेक्ट। ओके, सो दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन डिस्क्राइब, जो ये फैक्टर्स मैंने समझाए, इससे आप लोग डील कर सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि यही आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट पूछेगा, भाई मेजर कौन सा, माइनर कौन सा है। और अगर आप इसी चीज़ को नहीं जान पाएंगे कि कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, तो आप लोग प्रोडक्ट को ईजिली नहीं बना पाओगे। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन दे देगा। देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि एग्जामिनर आपको वो ऑप्शन देगा जो आप बनाना चाह रहे हो। ठीक है, होता है वो एक ऑप्शन देगा जो आपकी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, लेकिन जो ऑथेंटिक केमिस्ट्री है, ऑथेंटिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कुछ और बन रहा होगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझिए, बुक्स को पढ़िए, लेक्चर देखने के बाद में अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी ग्रिप बनती जाएगी सब्जेक्ट के अंदर में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे समझी कि यहाँ पे -I इफेक्ट है, यहाँ पे -M -R है। इसीलिए क्या होता है, -I इफेक्ट आपका, -R आपका ज़्यादा डिस्टेबलाइज करता है इन कंपेरेटिव टू किसके, -I के। ठीक है, -I भी डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, लेकिन -R क्या करता है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, ये पार्शियल शिफ्टिंग दिखाता है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा।
नाउ लास्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग स्टेबिलिटी को समझते हैं कार्बोकेटाइन की, दैट इज़ एंटी एरोमेटिक सिस्टम, दैट इज़ योर एंटी एरोमेटिक सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, एरोमेटिसिटी के लेक्चर्स डाल दिए गए, ठीक है। जो जिनको नहीं पता कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है कि किस तरीके से एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम की बात करूँ मैं, तो अगर हम ये ले लेते हैं, इस सिस्टम को ले लें, तो ये मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक है, ये मॉलिक्यूल आपका साइक्लिक है। दूसरी बात, ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर भी है, ठीक है, और कंजुगेटेड भी है। मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनर है और क्या है, कंजुगेटेड है। लेकिन ये फॉलो करता है 4n-pi हकल रूल, लेकिन ये फॉलो करता है आपका 4n-pi हकल रूल, ओके। और अगर ये 4n-pi हकल रूल को ओबे करता है तो यानी ये जो सिस्टम होता है आपका, इट इज़ एंटी एरोमेटिक इन नेचर, इट इज़ एंटी एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। और अगर जहाँ पे आपके पास में कार्बोकेटाइन एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट हुआ, वहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो यानी ऐसे कार्बोकेटाइन आपके हाईली अनस्टेबल होते हैं जो कि पार्ट होते हैं एंटी एरोमेटिक सिस्टम का, ओके। सो इसमें इस पूरे उसमें मैंने आपको कैसे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को डील करते हैं इसके बारे में बताया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इनको ट्राई कीजिए, आप लोग सही करते हैं या गलत करते हैं, या मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। मैं क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने डिस्कस किया कि किस तरीके से आज हमने फाइनलाइज कर दिया इसको, इस कंटेंट को, कि किस तरीके से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम लोग डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा आपका डांसिंग रेजोनेंस। मैं फिर आपसे रिपीट कर दूँ, देन आपके पास में आता है एरोमेटिक सिस्टम, देन आपका +R+N, देन आपके पास में आता है प्लस हाइपर कंजुगेशन, देन आता है आपका +I इफेक्ट, देन आएगा आपका -I इफेक्ट, ठीक है, देन आपका आएगा -M इफेक्ट, देन आएगा आपका एंटी एरोमेटिक सिस्टम। बीच में मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के साथ एस कैरेक्टर के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जो है अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं और उनका रीअरेंजमेंट होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, कीप शेयरिंग, प्लीज़ गिव योर सजेशंस ऑल्सो कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कहाँ पे आप लोगों को कमी लग रही है। Thanks for watching us and thanks for sharing this.